गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? सो टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। हम टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करेंगे, उसके बाद कुछ और टॉपिक भी लेंगे, लेकिन पहले टेम्परेचर कोफिशिएंट। अच्छा, टेम्परेचर कोफिशिएंट आप याद करो तो टेम्परेचर कोफिशिएंट तो हमने 11th में भी पढ़ा है। कौन सा पढ़ा था 11th में? बस वो याद आना बाकी है, कहाँ पढ़ा था। एक चैप्टर था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, वहाँ आपने पढ़ा था अल्फा बीटा गामा, याद करो, पढ़ा था ना। The same thing we have to do here, but that is for resistance. So क्या होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट? याद करो, वहाँ एक फॉर्मूला था, वहाँ था आपका लेंथ के लिए, वो था ऐसा, L इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी था। लेंथ आपकी कितनी इंक्रीज और डिक्रीज होती है वो इस फॉर्मूले पे एक तरीके से डिपेंड करती है। जो नई लेंथ है, जो पुरानी लेंथ है, और जो आपका चेंजिंग टेम्परेचर है। बिल्कुल वैसे ही हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए भी बोलते हैं। अब रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है? रेजिस्टेंस के लिए होता है R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। वैसे एक चेन होती है जो हायर पावर में भी जाती है, लेकिन हम उसे नेगलेक्ट करते हैं, लेकिन ये सेम फॉर्मूला वही है। अब अगर इसमें देखो डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर के साथ क्या आ रहा है? अल्फा। तो ये क्या होगा अब मैं बताता हूँ। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्यों बोला गया? मल्टीप्लाई करो, देखो एक तो टेम्परेचर के साथ आ रहा है, तो किसका कोफिशिएंट है? टेम्परेचर का। और बाकी किसकी बात कर रहा है? आर का मतलब है नया रेजिस्टेंस, आर नॉट का मतलब है इनिशियल रेजिस्टेंस। तो यानी कि रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है, इसीलिए जो हेडिंग हमारी आई, हेडिंग क्या लिखी हमने? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये हेडिंग लिखना, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और उसके बाद ये फॉर्मूला। अच्छा, जब ये फॉर्मूला आप देखेंगे तब उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर। R इज इक्वल टू आर नॉट प्लस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? आर नॉट एल्फा डेल्टा टी, यही आएगा। यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इस तरफ ले जाओ, तो कितना हो जाएगा? आर नॉट एल्फा डेल्टा टी इक्वल टू आर माइनस आर नॉट, यही बनेगा। यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल दो, तो कितनी होगी? आर माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट डेल्टा टी। अच्छा, ये क्या है? ये है आपका, इसको ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो, आर माइनस आर नॉट, कुछ बुक्स में ऐसा भी मिल जाएगा, आर नॉट टी माइनस टी नॉट, चेंज इन टेम्परेचर, ताकि नॉट वाला इनिशियल है ये आपको आइडिया आ जाए। सो अभी हमने क्या बोला? अभी हमने बोला जो आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट था, जो टेम्परेचर के साथ साथ आ रहा है, ये बताएगा कि रेजिस्टेंस में कितना वेरिएशन आ रहा है। ठीक हो गया? तो ये तो था हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब इसकी प्रॉपर्टी होती है 3 के लिए, इसको आपको डिराइव नहीं करना, सिर्फ लिखना है कंडक्टर के लिए अल्फा होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है? ग्रेटर देन 0। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब क्या है? ग्रेटर देन 0। अब ये अगर आता है ग्रेटर देन 0, तो वैल्यू रखो अल्फा की, कितनी है? आर माइनस आर नॉट, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, आर नॉट टी माइनस टी नॉट ग्रेटर देन 0। ये तो सीधे 0 से मल्टीप्लाई, यानी कि आर माइनस आर नॉट ग्रेटर देन 0, या फिर आर इज ग्रेटर देन आर नॉट। इसका मतलब फाइनल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन इनिशियल रेजिस्टेंस। तो ये पॉजिटिव है कंडक्टर के लिए, और ये हमें बता रहा है कि टेम्परेचर के साथ साथ जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। कैसे हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है? क्योंकि हमारा अल्फा पॉजिटिव है। अल्फा पॉजिटिव है, ये आपको बता रहा है, ये इनिशियल कंडीशन में आपको बता रहा हूँ कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, उसके साथ साथ अल्फा पॉजिटिव है। इसका मतलब अल्फा ग्रेटर देन 0 है और आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। यानी कि तीनों में एक प्राइमरी कंडीशन हम लेके चल रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो अल्फा पॉजिटिव है। तीनों का मतलब पहले कंडक्टर, फिर उसके बाद आप बात करेंगे इंसुलेटर्स की और सेमीकंडक्टर की, और लास्ट में हम बात करेंगे एलॉय की। इज इट क्लियर? इतना कर लिया? पॉज करिए, इतना लिख लीजिए, लिख लिया इतना कंडक्टर के लिए। चलिए अब इसको इरेज करें। अब बात करते हैं इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर में हमने क्या देखा? टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। अब बात करते हैं इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, दोनों में एक सी चीज होती है। इंसुलेटर ये हम पहले भी देख चुके हैं, एंड सेमीकंडक्टर क्या एक सी चीज होती है? बताइए। दोनों में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करेंगे। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करेंगे तो इसका मतलब है करंट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम होगा। दोनों के लिए अल्फा नेगेटिव होता है, यानी कि अल्फा की वैल्यू किससे छोटी होगी? 0 से छोटी होगी। अगर ये 0 से छोटी है तो आर माइनस आर नॉट अपॉन
आर नॉट डेल्टा टी इज लेस देन 0, यानी कि आर इज लेस देन आर नॉट। इसका मतलब जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो प्री कंडीशन थी, तो अल्फा नेगेटिव है और आर क्या है, लेस देन आर नॉट है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस आपका कम हो जाता है, किसमें, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में, ठीक है। और लास्ट में एक और लिख लीजिएगा एलॉय के लिए, फिर मैं इनके ग्राफ बता रहा हूँ आपको। एलॉय के लिए अल्फा होता है नेग्लेजिबल, नेग्लेजिबल, नेग्लिजिबल लिखो या वेरी स्मॉल लिख लो, ज़्यादा आसान पड़ेगा आप लोगों के, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है। अगर अल्फा, अल्फा की वैल्यू बहुत कम है तो क्या होगा, चेंज बहुत कम आएगा। मान लीजिए अल्फा की वैल्यू फॉर एग्जांपल 0.0005, तो जो वेरिएशन आएगा आर और आर नॉट में वो बहुत छोटा हो जाएगा, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अल्फा, एलॉय के लिए अल्फा बहुत स्मॉल है, इतना छोटा कि नेग्लिजिबल, यानी कि फाइनल रेजिस्टेंस और इनिशियल रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम आएंगे, ऑलमोस्ट क्या आएंगे, सेम आएंगे। देयर विल बी नॉट मच वेरिएशन, वेयर देयर विल नॉट बी मच वेरिएशन इन एलॉय। अब देखते हैं इनके ग्राफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत बार आ चुके हैं। तो क्या पढ़ना है हमें ग्राफ में, जहाँ पे भी आपको कॉपी करना होता है वहाँ पॉज करिए, लिख लीजिए। अब हम कर रहे हैं ग्राफ, 3 के लिए करेंगे। पहले करेंगे कंडक्टर, कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ा, ठीक है। अच्छा, जो हमने रेजिस्टेंस के लिए पढ़ा था ना, यही रेजिस्टिविटी के लिए भी होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, या फिर हम दूसरा पढ़ें अगर आपका, तो वो होता है आपका क्या, वो होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। वहाँ बस अंतर इतना आ जाता है, रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ से अगर आप, अल्फा कहाँ गया, अल्फा तो हम खा गए, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, रो माइनस रो नॉट अपॉन कितना, रो नॉट डेल्टा टी। सेम फॉर्मूला आया, सेम चीज आएंगी। कंडक्टर के लिए अल्फा पॉजिटिव, इंसुलेटर के लिए नेगेटिव, और एलॉय के लिए बहुत स्मॉल चेंज। तो कंडक्टर के लिए अगर मैं टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी में लूँ या टेम्परेचर और रेजिस्टेंस में लूँ, तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ये और फिर ये। जनरली बीइंग अ स्टूडेंट हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बढ़ी, तो हम सोचते हैं कि स्ट्रेट लाइन आएगा, नहीं। शुरुआत में तो देखो क्या होगा, टेम्परेचर हल्के हल्के बढ़ेगा। जब टेम्परेचर हल्के हल्के बढ़ेगा तो क्या होगा, तो आपका रेजिस्टिविटी भी बढ़ना शुरू होगी। क्यों होगी, क्योंकि कोलिजन बढ़ेंगे, कोलिजन बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद आपका इतने ज्यादा कोलिजन बढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ेगी, तब आपका ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक हो गया। तब आपका ये एक स्ट्रेट लाइन टाइप का आ जाएगा, ऐसा करवा रहा है यूं, क्लियर, जैसा आपका एक स्ट्रेट लाइन करवाता है। और ऐसे कर लीजिए, ये टेम्परेचर है और ये अल्फा है। ये किसके लिए, कंडक्टर, कंडक्टर लाइक कॉपर और कुछ भी कर लीजिए, ठीक है, कॉपर एक्सेट्रा। तो ये तो था कंडक्टर के लिए। अब बात करते हैं इंसुलेटर के लिए। कंडक्टर के लिए हमने कहा टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों बढ़ेंगे, तो ग्राफ ऐसा आएगा। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में क्या हो रहा है, थियोरेटिकली भी हमें पता है कि आपके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्री होंगे, यानी कि करंट बढ़ेगा, और करंट बढ़ेगा तो क्या कम होगा, करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। अब बात करते हैं इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। इसमें हमने पढ़ा कि अल्फा नेगेटिव होता है और टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टेंस घट जाता है। रेजिस्टेंस बोलो, रेजिस्टिविटी बोलो। मैं रो बार बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ग्राफ जनरली हमें इसमें मिलते हैं, लेकिन ये दोनों में से किसी के लिए भी एक सा ही होगा। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ा, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कम हुई, तो ग्राफ कैसा बना, इनवर्स ग्राफ। यूनिट लिख लिया करो, वैसे ये टेम्परेचर केल्विन है और ये ओम मीटर है। इससे पहले वाले में भी लिख लेना, टेम्परेचर केल्विन और रेजिस्टेंस ओम मीटर, क्लियर। तो ये तो क्लियर था, ये तो ऐसा ही बनना था, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। अब जो तीसरा और आखिरी बनना है, वो बनना है किसके लिए, वो बनना है आपका एलॉय के लिए। अब देखो एलॉय के लिए कैसे बनता है, एलॉय भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। अच्छा, एलॉय के ग्राफ में बच्चे जनरली कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि ग्राफ अगर हम टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी के बीच में बनाते हैं तो ग्राफ रहता है ऐसा। देखो रेजिस्टिविटी में चेंज तो आएगा, लेकिन चेंज कम आएगा। अब आपको चेंज भी दिखाना है, कम भी दिखाना है। अब एक तरीका तो ये था कि आप ऐसे दिखाते हैं कि सर ये टाइम के साथ साथ बहुत कम बढ़ी ऊपर को स्ट्रेट लाइन, लेकिन इसमें वेरिएशन दिख ही नहीं पाता, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाती है और आपको लगता वो कांस्टेंट है। ऐसा नहीं कांस्टेंट है, चेंज आएगा, बहुत छोटा सा आएगा। तो हम क्या करते हैं, रादर देन इसको ऐसे दिखाने के, हम ग्राफ को ऊपर ले जाएंगे। अब आप तो कहेंगे सर टेम्परेचर के साथ साथ तो रेजिस्टिविटी बहुत तेजी से चेंज हुई। नहीं, यहाँ जो इसकी यूनिट लिखी होगी वो देखो, वो क्या है,
जैसे हमारी होती है ओम मीटर, क्या होती है, ओम मीटर होती है ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं माइक्रो ओम मिलीमीटर। अगर ये माइक्रो ओम मिलीमीटर है तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में वेरिएशन बहुत कम होगा। देखो माइक्रो का मतलब कितना होता है 10⁻⁻⁶, और मिलीमीटर का मतलब होता है 10⁻³ मीटर। तो ये कितना हो गया 10⁻⁹ ओम मीटर। तो यहाँ पे अगर 5 है और यहाँ पे 10 है तो वेरिएशन कितना है 5 × 10⁻⁹ ओम मीटर, और वहाँ कितना हो जाएगा 10 × 10⁻⁹ ओम मीटर। सो द वेरिएशन इज वेरी वेरी स्मॉल। वेरिएशन इतना ज़्यादा नहीं है कि आपको कोई भी दिक्कत आएगी। इज इट क्लियर? तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा 3 ग्राफ। इस वाले ग्राफ में जनरली डाउट रहता तो याद रखना इसकी यूनिट माइक्रो ओम मिलीमीटर। तो ये जो वेरिएशन है, दिस वेरिएशन इज वेरी वेरी स्मॉल। दिस वेरिएशन गोज फ्रॉम 5 × 10⁻⁹। अगर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो वेरिएशन कितना है, बहुत ही छोटा है, क्योंकि 10⁻⁹ का मतलब क्या है 0.00000, यही तो मतलब है। तो वेरिएशन यहाँ क्या आएगा, बहुत छोटा आएगा, इसीलिए यहाँ पे हमारा ऐसे बना है। तो यहाँ पे आपको देखो वेरिएशन भी दिख रहा है, लेकिन वेरिएशन कैसा दिख रहा है, बहुत छोटा दिख रहा है। क्लियर? तो ये तो हमारा हो गया ग्राफिकल पोर्शन। अब देखो बेटा, अब हम जो टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ये 3 पॉइंट्स की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ईएमएफ क्या है। ईएमएफ का फुल फॉर्म तो हर बच्चे को पता होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि इलेक्ट्रॉन में मोटिव के साथ किसी ने फोर्स लगाई और इलेक्ट्रॉन सर्किट में मूव करने लगा। तो बताओ कौन है वो? हाँ, इट्स लाइक अ रिडल। इलेक्ट्रॉन में मोटिव के साथ किसी ने फोर्स लगाई और वो सर्किट में मूव करने लगा, तो बताना है उसका नाम, दैट इज सेल और बैटरी, वही उसको मूव करवाता है, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ध्यान रखना, ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जो बैटरी प्रोवाइड कर रही है, ये पोटेंशियल डिफरेंस से जरा अलग होता है। कैसे होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स is the maximum potential difference of the cell or battery when the circuit is open. For example, पहले लिख लेते हैं, चलिए डेफिनेशन, the maximum potential difference of a cell और बैटरी, कुछ भी लिख दीजिए, when circuit is ओपन। जब आपका सर्किट ओपन हो तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे ईएमएफ। इसका मतलब मार्केट से सपोज आप एक 1.5 वोल्ट का सेल लेके आए, ठीक, फिर उसके बाद वो 1.5 वोल्ट का सेल आपने सर्किट में यूज करा, तो जब मार्केट से 1.5 वोल्ट का सेल लेके आए ना, तो वो सर्किट में है और वो मैक्सिमम भी है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आती, तो आप बोल देते हैं 1.5 वोल्ट का ईएमएफ है। उसके बाद आपने वो सर्किट में लगाया तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में वो तो कम होते जाएगा, 1.5, 1.3, 1.2, 1.1, 0.8, 0.6। तो जब वो कम होते गया और 0.6 में पहुंच गया तो आपने उसे सर्किट से हटा दिया। अब बताइए क्या वो ईएमएफ है या टर्मिनल पोटेंशियल, या ईएमएफ है या नहीं? अभी भी वो ईएमएफ है। जनरली बच्चे क्या सोचते हैं कि सर मुझे वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं हो सकता है। जब आप मार्केट से लाए हो उस समय वो 1.5 नहीं 1.3 हो, लेकिन उस समय भी वो मैक्सिमम है। जब भी सर्किट से बाहर तो वो ईएमएफ, जब भी सर्किट के अंदर तो कुछ और। तो सर्किट से बाहर जैसे ही चलेगी, अब देखो 0.6 भी बोला तो अब इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 0.6 ही तो है, अब इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। आप अगर रिचार्ज नहीं कर रहे हैं तो ये 0.6 ही रहेगा, 0.6 मैक्सिमम हो गया और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ईएमएफ। ठीक हो गया? तो व्हाट इज ईएमएफ? द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल व्हेन द सर्किट इज ओपन। तो ये वोल्ट में आएगा ऑब्वियसली, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करेंगे। इसे लिख लेना चाहिए था हमने यहाँ पे, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये है आपका द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल व्हेन द सर्किट इज ओपन। क्लियर? अब बात करते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा आसान, the potential difference of a cell, the potential difference between the terminal of the cell या of the cell, कुछ भी लिख दीजिए, when the circuit is closed, when the circuit is closed, यानी कि जिस समय करंट फ्लो कर रहा है सर्किट से
उस समय जो बैटरी के टर्मिनल्स हैं या सेल के टर्मिनल हैं उनके बीच में जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। वो भी तो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उसका नाम हमने क्या दिया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये क्लियर हो गया व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज द ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेल व्हेन द सर्किट इज क्लोज। यानी कि जिस समय करंट फ्लो कर रहा है, उस समय जब बैटरी हमने बोला था या सेल हमने बोला था 1.5 वोल्ट का लाए, फिर वो 1.3 1.2, अब ये 1.3 1.2 जो ये कम होते जा रहा है, ये सारा का सारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन जैसे ही हमने रोका और 0.6 पे रोक दिया, तो 0.6 में बाहर निकाला, तो 0.6 क्या बन गया, ईएमएफ। तो अंतर क्या है, जिस समय करंट फ्लो कर रहा है तो उस समय पोटेंशियल डिफरेंस है, जिस समय करंट फ्लो नहीं कर रहा है उस समय वो क्या है, ईएमएफ बन जाता है। क्लियर हो गया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल की। क्या होता है ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ये होता भी है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल क्या होता है, रेजिस्टेंस, देखो अब पहले तो सेल में होता क्या क्या है, सेल है, ये होता है, ऐसे देखा आपने केमिस्ट्री में, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं, मेटल के बने होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होता है, लिक्विड या सॉलिड केमिकल हो सकता है, ठीक है। अब इनका भी तो अपना कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा। सो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, ऑल्दो इलेक्ट्रोड आपका मेटल है, इलेक्ट्रोलाइट भी आपका वेरी गुड कंडक्टर होता है, वेरी गुड कंडक्टिंग होता है, तो इसीलिए इनसे जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा। तो इसीलिए बहुत कम होता है, लेकिन होगा जरूर। सो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अच्छा इसे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल वी से डिनोट करते हैं, वो भी भूल गए, वो भी लिख लीजिएगा। टर्मिनल ईएमएफ को तो लिख लिया था कैपिटल ई, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को लिख लीजिए क्या, कैपिटल वी। क्या हमने बोला, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू कम होगी इसलिए हमने इसको स्मॉल आर से डिनोट कर दिया। सो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब ये कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा, तो सबसे पहले सबसे आसान पढ़ते हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, मान लो आपने कॉपर का लिया तो रेजिस्टेंस अलग होगा, आपने जिंक का ले लिया तो अलग होगा, और या फिर एक काम करते हैं, कॉपर का ले लिया सबसे अच्छे, अब सिल्वर में जाओ, सिल्वर या गोल्ड का ले लिया तो अलग होगा, तो रेजिस्टेंस आपका वेरी करेगा। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट में भी तो ऐसा ही होगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो आप केमिकल डाल रहे हैं सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में, उसका नेचर भी डिपेंड करेगा, वो बदल दो तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा। तीसरा, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, इनके बीच की डिस्टेंस आप बदलोगे, ठीक है, तो आपका क्या होगा, तब भी रेजिस्टेंस क्या होगा, बदलेगा। और लास्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो अंडरस्टूड है, समझ में आते हैं। लास्ट है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट, डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट, कितना एरिया आपका डिप होगा इलेक्ट्रोलाइट में, उसी को आप क्या बोलेंगे। अच्छा, उससे क्या होगा, देखो मान लो एरिया ज़्यादा डिप है, यानी कि पहले ये इतना ही था, जरा सा एरिया आप दिख रहा है इसका नीचे है, तो क्या होगा, आपके जो आयंस होंगे वो कम फॉर्म होंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, आपका इसमें सर्किट में करंट कम होगा। वहीं जब ये ज़्यादा है तो उसका जो अमाउंट है वो ज़्यादा होगा, और आपका सर्किट में करंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है, आपका जितना ज़्यादा डिप है उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा सर्किट में, और उतना, या फिर आप ये बोल सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और अगर इसका एरिया कम डिप है इलेक्ट्रोलाइट में, तो क्या होगा, तब ये होगा कि, बताइए तब क्या होगा, तब ये होगा कि आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ज़्यादा डिप कम रेजिस्टेंस, कम डिप ज़्यादा रेजिस्टेंस। तो एरिया ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिप्ड, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर, समझ में आया, आसान था, चलिए